Yeah. Good morning, everyone. Today is next class of solid state. Yeah, this is the third lecture. And हम लोग इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड हमने जाना था. ओके, आई थिंक आप लोगों ने उसको अच्छे से याद कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा. थोड़ा सा आप डिटेल, अगर आप जैसे वीडियो आप देख रहे हो उससे पहले थोड़ा सा आप एनसीईआरटी भी पैरेलली आप पढ़ें, उसके साथ साथ वीडियो देखें, आपको ज्यादा फायदा होगा. ये वीडियो जो भी हम लोग रिकॉर्ड करें ये नीट और मेंस, आईटीजी मेंस, एडवांस एंड 12 O लेवल दोनों तीनों के लिए है. ठीक है. ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेस लैटिस. ओके, तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा होगा द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स और आयन इन अ 3D स्पेस इज कॉल्ड अ स्पेस लैटिस. व्हाट इज द स्पेस लैटिस? अब देखो, समझो इस बात को. अगर जैसे मैं ये घर बनाना है, ठीक है, अब ये घर है, ठीक है, तो इस घर में बहुत सारी चीजों से ये घर मिलके बना होगा. ठीक है, तो वैसे घर को हम एक तरह से स्पेस लैटिस समझ रहे हैं, हम लैटिस समझ रहे हैं. इन द 3D में नहीं समझ के हम घर को चलो 2D में समझते हैं. हम सिंपली इसको एक लैटिस समझते हैं. ठीक है, और ये 2D में है, हमको पूरा विजुअलाइज है घर के बारे में. ठीक है, तो भाई घर में ईंट भी लगा होगा, सीमेंट भी लगा होगा, छड़ भी लगा होगा, बहुत सारी चीजों मटेरियल से बन के, छोटे छोटे मटेरियल से बन के एक घर बनता है. वैसे ही ये जो लैटिस है, जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये भी बहुत छोटे छोटे जो यूनिट सेल हैं उनसे मिल के बना होता है. ये जो हाईलाइटेड है ना यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यूनिट सेल होता है. इन छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलके एक कंप्लीट लैटिस बनता है. एक कंप्लीट आपका क्या बनता है? लैटिस. ओके, छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलके एक कंप्लीट लैटिस बनता है. ओके, और ये जो लैटिस है ना, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप वहां भी देख सकते हैं. ठीक है, आप याद रखो, इन द सॉलिड स्टेट आपको डायग्राम आना चाहिए. आप रफ ही बनाओ बट डायग्राम जरूर बनाओ. इस तरह की डायग्राम बनाने की आप जरूर कोशिश करें, इससे आपकी विजुअलाइजेशन बढ़ेगी. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस. A space lattice, the regular arrangement of constituent atom or ion in a 3D space is called a space lattice. Simply, okay, कि बहुत सारे एटम्स और आयन हैं, उनका हम इन द स्पेस जो अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस. और अगर वो 3D में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस. ओके, नेक्स्ट, अगर ये लैटिस है, ये क्रिस्टल से है, अगर मान लो कि क्रिस्टल को हम हैमर करेंगे, अगर हम इस लैटिस को हम हैमर करेंगे, क्रिस्टल लैटिस को, तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट? क्रिस्टल. तो हम अगर यहां पर लिखें कि व्हेन, आप नोट डाउन करते चलेंगे, व्हेन मैं लिख रहा हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हैमर्ड, वी गेट क्या? क्रिस्टल. When crystalline solid is hammered, we get crystal. इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी सॉलिड को या क्रिस्टल सॉलिड को हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्रिस्टल. अब क्रिस्टल होता क्या है? व्हाट इज द क्रिस्टल? तो चलो इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं. ठीक है, क्रिस्टल आर बाउंडेड बाय फेसेस. क्रिस्टल्स are bounded by faces. जैसे अब ये क्लास है, क्लासरूम है, आप विजुलाइज करो. ठीक है, इधर एक फेस है, इधर भी एक फेस है, इधर भी एक फेस है, बोर्ड के साइड में उधर भी एक फेस है. तो ये सब जो है ना, ये क्या कहलाते हैं? ये फेसेस ही मिलके एक क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं. समझ में आ रहा है? ये फेसेस मिलके क्या बनाते हैं? सिंपल फ्लैट फेसेस हैं, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं. अब इसको मैं रफ कर देता हूं. ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा. चलिए, अब नेक्स्ट एक पॉइंट लिखेंगे, व्हेन फेसेस, जहां पे एक पॉइंट लिखेंगे व्हेन फेसेस, या ऐसे लिखेंगे व्हेन या वेयर एवर
faces intersect with each other, we find out edges. जहां भी दो फेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां भी दो फेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो क्या कहलाएगा? वो वहां पे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं. ओके, गेट इट माय पॉइंट? ओके फाइन. अब एक और पॉइंट कि ठीक है, अगर दो फेसेस एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं सर, ये एक फेस है सर, ये एक फेस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे उसको आप एज बोल रहे हो. ठीक है, तो इस एज का यहाँ पे एंगल भी तो होगा, है कि नहीं? यहाँ पे जहां पे फेसेस मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको एज बोल रहे हैं, तो वहां पे फेसेस के साथ साथ एज भी है, एज के साथ साथ यहाँ पे सम एंगल भी होगा. तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल. ठीक है, राइट डाउन द एंगल बिटवीन टू फेसेस are called as interfacial angles. Okay, the angle between two faces are called as interfacial angle. Okay, fine. Next point is interfacial angles remain constant in a particular direction in crystalline solid. कहने का मतलब है, आप समझिए बात को, क्योंकि यहाँ पे इनका रिपीटिंग नेचर होता है. इन जैसा मान लो कि अगर 2D में हम समझाएं, अगर कुछ इस तरह का शेप है, तो इसी तरह का शेप हर जगह इस क्रिस्टल में तुमको मिलेगा. अगर इस यूनिट सेल से मिलके बना है ये क्रिस्टल, तो तुम इस कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर तुम मूव करोगे, इस डायरेक्शन में मूव करो चाहे इस डायरेक्शन में मूव करो, आपको इसी टाइप का यूनिट सेल हर डायरेक्शन में मिलने वाला है. ये पॉइंट यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंटरफेसियल एंगल रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. कहने का मतलब है कि मान लो कि अब जैसे ये बनाया है मैंने, ठीक है, स्क्वायर है. अब स्क्वायर में जो एंगल होता है वो तो फिक्स है ना आपका 90 डिग्री. वो किसी भी आप डायरेक्शन में जाओ हमेशा आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री ही मिलेगा, है कि नहीं? ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ओके फाइन. अब जो यूनिट सेल है उसको मैं डिफाइन करता हूं. ओके, व्हाट इज द यूनिट सेल? तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी लैटिस का, जिससे लैटिस बनता है आपका. वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिससे मिलके लैटिस बनता है, मतलब जिसको आप अरेंज करते जाओ और एक आप लैटिस बना सकते हो बड़ा सा. ठीक है, जैसे घर अगर बनाना, तो मैंने बताया भी था कि ईंट जोड़ते जाओ, धीरे 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 आपका पूरा घर एक स्ट्रक्चर तैयार होगा. वैसे ही यूनिट सेल को भी लैटिस के लिए बोलते हैं. तो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, हम लोग बोलेंगे द smallest repeating unit of a space lattice is called as unit cell. The smallest repeating unit of a space lattice is called as unit cell. Simply ये डिफिनेशन है आपका यूनिट सेल का. ओके, अब थोड़ा इसको और एलोबरेट करते हैं. अगर हम ऐसा कुछ, मैंने देखो यहाँ पे समझो आप, अगर मैंने ये डॉट, आप देखो डॉट का डिस्टेंस मैंने हर इंटरवल में इक्वली डिस्टेंस पे लिया है. ठीक है, एक और अरेंजमेंट हम यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, एक और मैं देख लेता हूं अरेंजमेंट. इस तरह का है. ठीक है, अगर आप, क्योंकि हमेशा याद रखना है, हम कभी भी याद रखिए, अगर लैटिस हमको कंप्लीट करना है
तो हमेशा हम स्ट्रेट लाइन से ही एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। ये नहीं कि जिग जैग या कुछ इस तरह, नहीं, कभी भी जो लैटिस पॉइंट है, इसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये हमेशा आप याद रखोगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। ठीक है, अगर तुम इस चीज को समझो, ठीक है, अगर तुम इस अरेंजमेंट को देखो, अगर ऐसे इसको मिलाते जाते हैं, ऐसे मिलाते रहे हैं, इसको ऐसे मिलाते हुए जा रहे हो, तो ये क्या है, ये 1D लैटिस है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, है ना, आप बोलोगे कि वाओ सर क्या बात है, तो ये क्या कराएगा, 2D लैटिस। ठीक है, अगर मैं, आप जरा ध्यान देना, अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, ठीक है, और इसको मैं ऐसे मिलाऊं और इसको ऐसे मिला दूं, तो ये क्या बना, 3D लैटिस, है ना। तो इस तरह से, ठीक है, सारे छोटे छोटे जो ये एक छोटा यूनिट सेल है, इस 3D लैटिस का ये छोटा यूनिट सेल है, इसी यूनिट सेल से मिलके ये लैटिस बना है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे, राइट डाउन। आप साथ साथ उतारते भी चलो और समझते भी चले, ओके। चलिए अब मैं रब करता हूं। एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, एनसीईआरटी भी साथ साथ वीडियो के आप देखते रहेंगे, ओके, बहुत जरूरी है, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो जेई, चाहे वो बोर्ड के लिए हो। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं कि सेल, मैं लिख रहा हूं सेल पैरामीटर define the geometry of यूनिट सेल। अब ये सेल पैरामीटर क्या है सर, तो अभी मैंने बात किया था कि जब दो फेसेस मिलते हैं तो वहां पे दो चीजें आती हैं। जब दो फेसेस मिलते हैं जहां पे, वहां पे दो चीजें आती हैं, एक तो एज आता है और एक एंगल आता है। तो यही है सेल पैरामीटर, एजेस और एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पैरामीटर। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द इमेजिनरी पॉइंट, देखो ये भी डिफिनेशन मैं बता देता हूं लैटिस पॉइंट का। द इमेजिनरी पॉइंट are known as lattice point. The imaginary points are known as lattice point, है कि नहीं। अरे हम तो इमेजिन ही कर रहे हैं ना 3D में कि हाँ भाई कि यहाँ पे पॉइंट होगा कॉर्नर पे, कि यहाँ पे होगा एक, इधर कॉर्नर पे पॉइंट, कहीं भी जहां भी आए, जहां भी हम लैटिस पॉइंट दें, चाहे वो फेस पे दे, बॉडी सेंटर, बहुत अभी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ना, जो ये पैरामीटर्स है ना, ये जो सेल पैरामीटर्स है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे सेल पैरामीटर्स लाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं, आप लोग भी धीरे धीरे बनाना सीखिए, ठीक है, सिंपल है, आप भी बना सकते हैं। जैसे मैं देखो, आप लोग भी ऐसे बनाइए, नहीं बनाना आता है सीखिए, ठीक है। यहां पे है, इसको मैं थोड़ा समझेंगे आप, यहां पे इसको मैं इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, ऐसे कुछ है अरेंजमेंट, ध्यान दोगे। मैं इसको यहां पे निकाल रहा हूं, एक पार्ट को, ठीक है, एक पार्ट को मैं यहां पे निकाल रहा हूं, इस पार्ट को मैंने यहां पे निकाला है, ये x माना है मैंने, ये y माना है, और ये मैंने z माना है। मैं पैरामीटर्स को समझा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें, ठीक है, इसको मैंने x लिख दिया, इसको y और इसको z, ठीक है। अब एज की बात करूं तो एज मैं लिखता हूं कि x के लिए मैं एज जो लूंगा वो a लूंगा, ठीक है। y के लिए जो मैं एज ले रहा हूं वो आपका b, और z के लिए c, मतलब एजेस जो है यहां पे मैंने माना है a b c, ठीक है।
अब रही बात एंगल के लिए, देखो कि जैसे एंगल में यहां पे मान रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं एंगल अल्फा बीटा और हम लोग क्या लेके चलते हैं गामा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि सर कैसे पता चलेगा किसके बीच में एक्स और वाई के बीच में कौन सा एंगल है, वाई और जेड के बीच में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा, यहां पे मैं लिख देता हूं एज एक्स पे क्या है ए, वाई पे क्या है बी और जेड पे क्या है सी, ठीक है। तो हमको बताना है कि भाई किसके बीच में कौन सा एंगल है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, चलो जिसके बारे में जानना है ना कि वो किसके बीच में एंगल होगा उसको हम ढक लेते हैं। अब ए के नीचे क्या है अल्फा एंगल है, इसको ढक लो। बचा कौन बी और सी, कौन सा एज बचा है बी और सी, इसका मतलब बी और सी एज के बीच में कौन सा एंगल है आपका अल्फा। तो बी और सी कहां है यहाँ पे, तो बी और सी के बीच में जो एंगल है वो है आपका क्या अल्फा, ठीक है। अब मुझे किसको कवर करना है, हम बी को कवर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए और सी के बीच में कौन सा एंगल है हमारा बीटा, ए और सी के बीच में कौन सा एंगल है हमारा बीटा, ठीक है। तो क्लियर है कि अब हमारा ए और बी के बीच में कौन सा एंगल हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा गामा। याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत यहां तक, ओके। अब देखो ऐसा आप ये मत समझो कि सिर्फ क्यूबिक ही यूनिट सेल होता है, बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं यहां पे लिखता हूं कि अल्फा इक्वल, आप लिखो ऐसा लिखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, मैं ये लिख रहा हूं 90 डिग्री, ठीक है। और मैं ये भी लिख रहा हूं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है क्यूब की, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है क्यूब की। तो इसका मतलब अगर अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और ए और बी और सी एज लेंथ तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो वहां पे कौन सा यूनिट सेल होगा क्यूबिक यूनिट सेल होगा। याद रखने वाली बात यह है कि जब भी ये पैरामीटर्स वैरी करेंगे तो आपका यूनिट सेल भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। पैरामीटर्स वैरी करेंगे यूनिट सेल भी चेंज होंगे। अब चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहीं पे, ठीक है। मान लो कि अल्फा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं वहां पे 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है। ए, अब मैं यहां पे ए इक्वल टू बी लिख रहा हूं बट नॉट इक्वल टू सी। पता है ये किसके लिए होता है, पता है किसके लिए होता है हेक्सागोनल के लिए। ये किसके लिए होता है हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा। देख रहे हो आप, पैरामीटर्स का वैल्यू चेंज तो यूनिट सेल भी चेंज, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी हम लोगों ने पैरामीटर्स देखे हैं, टाइप्स ऑफ पैरामीटर। हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ पैरामीटर होते हैं, कोई भी पूछेगा तो हमें एकदम इजिली सोच के समझ के जवाब देना है कि 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, 3 एज लेंथ और 3 एंगल, 3 एज लेंथ और 3 एंगल। एज लेंथ कौन कौन सा है हमारे पास, ए बी और सी, और एंगल कौन कौन सा है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 6 हमारे पास पैरामीटर। अब नेक्स्ट जो ये सब लैटिस के कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कैरेक्टरिस्टिक है आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाय, अभी हमने कुछ देर पहले इसको बोला भी था, ज्वाइंट बाय स्ट्रेट लाइन टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस, ओके। कि अगर किसी भी लैटिस को, हमें लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन, चाहे वो इधर से जाए चाहे इधर से जाए, चाहे आप ऐसे आओ चाहे आप ऐसे आओ, स्ट्रेट ही जा सकते हो, नो जिग जैग, ओके, फॉर द ज्योमेट्री, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है लैटिस शुड बी इन्फिनाइट, लैटिस शुड बी इन्फिनाइट, ऑफ कोर्स। कि हमने अभी बोला ना आपको कि
कि लैटिस जो होता है वो बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से बहुत सारे यूनिट सेल मिलके क्या बनाते हैं, आपका लैटिस बनाते हैं। तो ऑफ कोर्स ये इनफाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट से ही मिलके ये क्या बनता है, एक लैटिस बनता है। समझ में आ रही है आपको बात? एक लैटिस तैयार होगा। अब मान लो कि घर, तो आप कभी काउंट कर पाओगे क्या उसमें कितनी ईंटें लगी है? इनफाइनाइट होगी, आप कभी काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, काउंटेबल ही नहीं होगा। तो इसी का मतलब है कि जो लैटिस होता है वो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं पॉइंट को। अब एक पॉइंट और है, आप लिखेंगे कि वी नो दैट, पहले पॉइंट लिख लेंगे फिर मैं इसको समझाता हूं। वी नो दैट in two dimensional arrangement only 5 types of lattice are present। कहने का मतलब है कि इन 2 dimensional arrangement only 5 types of lattice are present, ठीक है। इन द 2 dimension कितने टाइप के लैटिस शिफ्ट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? 5, ठीक है, 5, ओनली 5, ठीक है। ये आप मेमोराइज रखेंगे इस पॉइंट। अब कौन कौन से हो सकते हैं ये भी आप जान लो। एक सिंपल क्या होगा, पहला स्क्वायर, 2 डायमेंशन में आप क्या बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, उस पर आप लैटिस पॉइंट दिखा सकते हो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या बना सकते हो, रेक्टेंगुलर आप बनाते हैं, 2D में, ये 2D है, बोर्ड मेरा क्या है 2D, तो इस 2D पे आप स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग इजीली, रेक्टेंगुलर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या बना सकते हैं इजीली हम लोग, जिसका हर पॉइंट विजिबल होगा, क्या बना सकते हैं, हेक्सागोनल, ठीक है। फिर क्या बना सकते हैं, पैरेललोग्राम। फिर क्या बना सकते हैं, एक लास्ट रोहम्बिक, ठीक है। यही 5 अरेंजमेंट पॉसिबल है फॉर द लैटिस इन द 2D डायमेंशन, ओके। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब इन 3D डायमेंशन, इसको मैं रब कर देता हूं, फिर हम जो पढ़ रहे हैं स्पेस लैटिस उसके लिए हम पढ़ते हैं। इन 3D arrangement there are 14 अंडरलाइन किया मैंने, there are 14 lattice are present and these are called as Bravais lattice। in the 3D arrangement में जितने भी लैटिस बनेंगे और उसमें जो लैटिस पॉइंट होंगे, उसमें जो अरेंजमेंट शो होगा वो कितने होंगे, 14 लैटिस पॉइंट होंगे, ठीक है। चाहे जिस तरह का भी, जितना भी अरेंजमेंट हमें देखने को मिले ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, उसके अंदर हमें 14 ही लैटिस देखने को मिलते हैं। और इस 14 लैटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। चलो, ये आपके एनसीईआरटी में भी है लिखा हुआ पॉइंट, तो आप उसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन, क्या लिखा मैंने, बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर, बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट में, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, या ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब सेल पैरामीटर कौन कौन थे, अभी जस्ट मैंने बताया, अल्फा बीटा गामा ए बी सी एज लेंथ, ये एंगल। ठीक है, इनके बेसिस पे कितने क्रिस्टल, कितने क्रिस्टल सिस्टम हमें मिले, कि देयर आर, मैं लिखूंगा कि ऑन दिस बेसिस देयर आर 7 crystal system we have on the basis of cell parameter we have 7 crystal system। ये आप याद रखोगे, हमेशा मेमोराइज रखोगे। ओके, अब मैं वो 7 crystal system on the basis of cell parameter आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहला मैं क्या लिखता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं एज लेंथ। ठीक है, मैं लिखा पहला एज लेंथ। चलिए, फिर मैं लिख रहा हूं एंगल, इसको हम लोग एक्सियल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंगल। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा कि यहां पे कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा, पैरामीटर जैसे जैसे वेरी करेंगे वैसे वैसे क्रिस्टल सिस्टम भी क्या होता है, चेंज होता है। फिर लास्ट में मैंने लिखा है पॉइंट ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, चलिए, पहला A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, सी एज लेंथ में, और एंगल क्या लिखा है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, 90 डिग्री। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है यहाँ पे, क्यूबिक। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है यहाँ पे बेटा, क्यूबिक है। ठीक है, यहाँ पे कितना ब्रेवियस लैटिस है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि 3 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। मैंने कितना लिखा है, 3 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। कौन कौन, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, उसको मैं जस्ट इसके बाद इलेबोरेट करूंगा, एस बी एफ। ठीक है, सेकेंड में लिख रहा हूं ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इट्स अ ऑर्थो रोहम्बिक। ठीक है बेटा, और यहाँ पे ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, 4, एस बी एफ ई। इस शॉर्ट फॉर्म को मैं बताऊंगा कि क्या है जस्ट इसके बाद। थर्ड, ये कैसे आता है, ब्रेवियस लैटिस कैसे काम करते हैं, ये आपको मैं आज क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे ना रट लेते हैं कि सर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 14 होते हैं, सर हमें पता है, बट भाई 14 कहाँ पे होते हैं, किस किस जगह कितने पाए जाते हैं सिस्टम में, कौन सा सिस्टम में कितना होता है, ये आना चाहिए। ठीक है, कैसे आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या है, एंगल। आप देखते चलो, एंगल अभी भी तीनों का ही 90 डिग्री के बराबर है, और ये है आपका टेट्रागोनल, ये है आपका टेट्रागोनल। मैं बीच बीच में हट जाता हूँ कि आप लिख लो जल्दी से, टेट्रागोनल। और इसमें ब्रेवियस लैटिस 2 होते हैं, वो है आपका एस और ई। ठीक है, जल्दी से आप इतना राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं जल्दी से रब करता हूँ, फिर आगे का बताता हूँ। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ जी, चलिए, कितना हम लोगों ने पढ़ जान लिया था,
टेट्रागोनल तक जाना दिया था, थर्ड तक। अब मैं फोर्थ में क्या आता है, चलिए एज लेंथ लिखते हैं। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या लिखा मैंने, सी। यहाँ पे अल्फा और गामा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बट बीटा नॉट इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। और इस क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक। इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक। ठीक है, इसमें ब्रेवियस लैटिस कितना होता है आपका, इसमें 2 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा होता है आपका, एस और बी। कौन कौन होता है आपका, एस और बी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, यहां पे जो एंगल है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू क्या आपका 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, सबको याद रखना है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक। यहां पे ब्रेवियस लैटिस 1 सिर्फ एस। ओके, 6 मैं लिखता हूं ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या बेटा, सी। यहां पे एंगल देखते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या बेटा 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री। कितना होगा 120 डिग्री। और यहाँ पे जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो होता है हेक्सागोनल। क्या होता है, हेक्सागोनल। और यहाँ पे ब्रेवियस लैटिस कितना होता है बेटा 1 एस। चलिए लास्ट। ठीक है, इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा 90 डिग्री। और यहां पे जो आपका क्रिस्टल सिस्टम होगा वो होगा आपका ट्राइगोनल, या इसको हम लोग बोलते हैं रोहोम्बोड्रल। ठीक है, रोहोम्बोड्रल। ठीक है, और यहां पे जो आपका ब्रेवियस लैटिस होता है वो होता है 1, और यहां पे जो होता है वो होता है एस। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप। या मैं अब रब कर रहा हूं। बेस्ड ऑन लैटिस। ठीक है, अभी हम लोग नया एक अरेंजमेंट देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन लैटिस कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन लैटिस देयर आर four types of unit cell on the basis of lattice। ठीक है, या आप अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब थोड़ा इसको और थोड़ा इलोबरेट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं इलोबरेट करता हूं कि अगर अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर 4 होता है, ठीक है, अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर 4 होता है तो ये 2 पार्ट में और बांट सकते हैं हम लोग। एक हम लिख सकते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक लिखते हैं नॉट सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या आपका अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, तो सेंटर्ड यूनिट सेल में कौन कौन आ जाएंगे, 3 टाइप आ जाएगा बेटा। कौन कौन, हम लोग बोलेंगे सर एक होगा फेस सेंटर्ड, ठीक है, एक होगा सर बॉडी सेंटर्ड, और एक होगा सर आपका इन सेंटर, है कि नहीं। और यहाँ पे नॉट सेंटर्ड यूनिट सेल में सिर्फ एक होता है, वो होता है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, थोड़ा इनके अरेंजमेंट को रब करता हूं मैं, नोट डाउन फास्ट। ओके, चलिए फर्स्ट में लिखता हूं सिंपल, फर्स्ट में लिखता हूं सिंपल या प्रिमिटिव
यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे जो भी सेल या लैटिस जो भी पॉइंट होते हैं वो सिर्फ कहाँ लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं, कॉर्नर्स पे। कहाँ लाई करते हैं, कॉर्नर्स पे। कहाँ लाई करेंगे, जो भी एटम्स होंगे या जो भी आयन्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, कॉर्नर्स पे। बेटा कहाँ लाई करेंगे, सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। इन द सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे लाई करते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग बेसिक्स लोग का देख रहे हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके बारे में और डिटेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर से। स्ट्रक्चर आप बार बार बनाइए, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, मैं आप भी देख रहे हो, मैं बार बार बना रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस होता है, आपको भी बनाना चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपकी आदत लगे। कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे, यहाँ पे साथ साथ एटम कहाँ होंगे, इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, एकदम बीचों बीच एक एटम लाइक करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब और हमारा 2 बच गया है, रब करता हूँ मैं इसको, राइट डाउन बता लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट आपका है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसमें भी आप जल्दी से एक आप क्यूब बनाइए। ठीक है, रफ या जैसे आपकी इच्छा हो। कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर पे एटम डाल दीजिए। कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ हर जो भी प्लेन है उसके फेस पे भी एटम रहेंगे। ये एक फेस है तो यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, ये भी एक फेस है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है। अपर फेस है तो अपर फेस पे भी एटम होगा, बॉटम फेस है तो उस पे भी एटम होगा। देखो ये बैक साइड है, ये बैक साइड एटम है, ध्यान देना। ये अपर साइड, ये राइट साइड, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ये लेफ्ट साइड के फेस पे है, ये बॉटम, ये यहां पे दे दो, ये फ्रंट साइड। ठीक है, सब साइड का दिख रहा है आपको, विजिबल है कि नहीं। जहां जहां पॉसिबिलिटी है एक यूनिट सेल के अंदर कि जहां जहां फेस पे रह सकते हैं एटम या आयंस, वो मैंने अरेंज करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट वो है आपका इंड, क्या बोलते हैं इसको, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बेटा, इंड सेंटर यूनिट सेल या इसको अल्टरनेट सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब इसको अरेंजमेंट से समझो आप, फिर से अरेंजमेंट बनाओ। चलिए ठीक है, कॉर्नर पे तो एटम होंगे, ये हर में होगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अल्टरनेट मतलब 2 अपोजिट फेसेस पे एक एक एटम होंगे। 2 अपोजिट फेसेस पे एक एक एटम होंगे, मतलब अल्टरनेट। मान लो कि ये एक फेस है, ये दीवार, तो ये जो बॉटम है इस रूम का, जो बॉटम दीवार है, सरफेस है,
उसको छोड़ के सामने वाला जो फेस है उस पे भी एक एटम होता है। मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया ना। यहाँ पे एक एटम है स्पेस पे, फिर बीच जो नीचे वाला है सरफेस है उस पे एटम नहीं है, बट सामने वाले पे है, तो अल्टरनेट हो गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे है, ठीक है, अपर है, बट जो यहाँ पे है वहां पे नहीं है, फिर सामने में है, मतलब बॉटम में नहीं है, सामने है, फिर इसके फ्रंट में है। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग अल्टरनेट फेसेस भी बोलते हैं, या हम लोग टू अपोजिट फेसेस भी बोलते हैं। कि टू अपोजिट फेसेस पे, जब टू अपोजिट फेसेस पे क्या होगा, जब एटम या आयंस लाई करेंगे, अल्टरनेट लाई करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल आपका कहलाएगा। बेटा ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास में जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ अब डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना कि एक यूनिट सेल होता है, ठीक है। अब इस यूनिट सेल के आधार पे हम लोग किसी भी, जो भी हम लोग ने सिस्टम पढ़ा, या क्यूबिक पढ़ा, ठीक है, मोनोक्लिक पढ़ा, रोम्बिक पढ़ा, ठीक है, ट्राइगोनल पढ़ा, हेक्सागोनल पढ़ा हमने, ठीक है, इस यूनिट सेल के आधार पे हम उनका डेंसिटी, उनके कॉर्नर पे कितने एटम हैं, फेस पे कितने लाई करते हैं, ठीक है, ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उनके एज और डिस्टेंस कितना होता है एक एटम से दूसरे एटम पे, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? और आप बात एक चीज ध्यान रखिए, जितना मैंने आज पढ़ाया आपको, कृपया करके उसको एनसीईआरटी विथ वीडियो आप उसको लर्न करें, क्योंकि 7th सिस्टम की जितनी पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में मैं डेरिवेशन के साथ शुरू करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।